Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान का खूबसूरत और वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है, जहाँ मेहनती आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री अला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना के इस आलमी वबा की वजह से शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाई डे क्लियर करें। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फार्मास्यूटिक्स का छठा चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज डोजेज फार्म। डोजेज फार्म में हमने दो तरह के इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए थे। एक वो इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्कस किए थे जो थेराप्यूटिक वैल्यू के हामिल होते हैं, जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हमने एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहा। मिसाल के तौर पर एस्प्रिन है, पैरास्टामोल है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सेफ्राडीन है, डिक्लोफेनेक सोडियम है। ऑल दीज आर द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा डोजेज फार्म में जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्कस किए थे उनको हम एडिटिव्स कहते हैं या एक्सिपिएंट्स कहते हैं। एडिटिव या एक्सिपिएंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो किसी भी फार्मूलेशन को एक ख़ास शेप देते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और उसकी जो एलिजेंस है यानी उसकी जो पैलेटेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम जो है वो एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो एडिटिव्स डिस्कस किए थे उनमें व्हीकल्स, डाइल्यूएंट्स और बाइंडर्स को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो मज़ीद हम एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, हाइड्रोकोलाइट्स, स्टेबलाइजर्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स और कलरिंग एजेंट्स शामिल हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिसइंटीग्रेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स टू प्रोमोट टैबलेट ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी टैबलेट में इसलिए डाले जाते हैं ताकि जब टैबलेट को एडमिनिस्टर किया जाए यानी टैबलेट को बॉडी में दाखिल किया जाए तो वो टैबलेट को डिसइंटीग्रेट कर दें यानी उसको ब्रेकअप कर दें, उसको तोड़ दें पार्टिकल्स में। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम डिसइंटीग्रेंट्स कहते हैं, क्योंकि अगर उस फार्मूलेशन के अंदर यानी टैबलेट में अगर डिसइंटीग्रेंट ना डाले जाएं तो क्या होगा कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होगी यानी टैबलेट ब्रेकअप नहीं होगी, वो नहीं टूटेगी और जब वो नहीं टूटेगी तो फिर हमें डिज़ायर्ड जो एक्शन है वो हासिल नहीं होगा, बल्कि वो वैसे की वैसे पास ऑन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर स्टार्च है, माइक्रो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सेलुलोज है, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज है, सोडियम एल्जीनेट है और एल्जीनिक एसिड जो है, दीज आर यूज्ड एज डिसइंटीग्रेंट्स। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बतौर डिसइंटीग्रेंट्स इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट एडिटिव्स लुब्रिकेंट्स जिनको हम एंटी एडहेरेंट सब्सटेंस भी कहते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो टैबलेट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो उनको पंचेस के साथ या डाइज के साथ स्टिक होने से बचाते हैं, यानी प्रिवेंट टैबलेट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू पंचेस एंड डाइज ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड असिस्ट स्मूथ टैबलेट फार्मूलेशन। यानी जब ये पंचेस के साथ, डाइज के साथ जो पाउडर पार्टिकल्स होते हैं तो उनको स्टिक होने से बचाते हैं और हमें एक स्मूथ, एक हमवार टैबलेट जो है ना वो हासिल होती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एंटी एडहेरेंट्स या लुब्रिकेंट्स कहते हैं।
मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम स्टीरेट बतौर एंटी अडेरेंट या बतौर लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टॉक भी हम बतौर लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट इज ग्लाइडेंट्स। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्लो प्रॉपर्टी को बेहतर करते हैं, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होते, तो इस तरह इनको जो है ना इनकी जो फ्लो है वो बेहतर हो जाती है। तो ये ग्लाइडेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी फार्मूलेशन में इसलिए इंपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए डाले जाते हैं ताकि वो पार्टिकल्स की जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ है उसको बेहतर करें, पार्टिकल्स का फ्लो अच्छा हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ग्लाइडेंट्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर कोलाइडल सिलिका है, कॉर्न स्टार्च है, टॉक है, दीज आर यूज्ड एज ग्लाइडेंट्स इन द फॉर्मुलेशंस। द नेक्स्ट इज सर्फेक्टेंट्स, या इनको हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी कहते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सरफेस टेंशन को कम करते हैं, यानी ये सब्सटेंसेस जब यूज़ किए जाते हैं तो ये जो इंटरफेशियल टेंशन होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, और दो ऐसी फेजेस जो इमिजिबल होती हैं वो विजिबल बन जाती हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स या सर्फेक्टेंट्स कहते हैं। यानी द फिनोमिना इन कॉमनली यूज्ड टू मेक टू इमिजिबल लिक्विड्स विजिबल विच विद ईच अदर एंड टू डिजॉल्व द ड्रग्स। यानी बाज़ का जब टू फेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं वो इमिजिबल होते हैं और उनको विजिबल बनाना हो तो ताकि वो ड्रग्स उनमें हल हो जाए, तो ऐसे एडिटिव्स को हम सर्फेक्टेंट्स कहते हैं या सरफेस एक्टिव एजेंट्स कहते हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें का एक पार्ट पोलर होता है और एक पार्ट जो है वो नॉन पोलर होता है। जब इनको दो फेजेस के दरमियान हम यूज़ करते हैं तो इनका जो पोलर पार्ट है वो उस फेज की तरफ मूव कर जाता है जो हाई पोलैरिटी का हामिल होता है, जबकि जो नॉन पोलर पार्ट है ये उस फेज की तरफ मूव कर जाता है जो लोअर पोलैरिटी का हामिल होता है। और इस तरह वहाँ पे ये जो है ना जो इंटरफेस टेंशन होता है वह उसको कम कर देते हैं। तो इसलिए ये हम यूज़ करते हैं ताकि सरफेस टेंशन कम हो और दो इमिजिबल लिक्विड जो है ना वो विजिबल बन जाए। सर्फेक्टेंट्स को हम तीन ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं: एनायनिक सर्फेक्टेंट्स, कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स और नॉन एनायनिक सर्फेक्टेंट्स। अगर हम इसके एग्जांपल्स कोड करें तो सल्फेटेड कंपाउंड्स में सोडियम लाराइल सल्फेट है, सोडियम सीटाइल सल्फेट है, डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट है, और इसी तरह बेंजल कोनियम क्लोराइड है, ग्लिसरल मोनोस्टीरेट है, स्पॉन्ज एंड ट्विन्स हैं। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट हाइड्रोकोलाइड्स या सस्पेंडिंग एजेंट्स। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी फार्मूलेशन की विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं ताकि किसी भी फार्मूलेशन की विस्कोसिटी को बढ़ाया जा सके। विस्कोसिटी को बढ़ाने से ये होता है कि एक तो ये जो सेडिमेंटेशन रेट है वो कम हो जाता है, यानी जो पार्टिकल्स तह नशीन हो जाते हैं तो वो जो है वो सेडिमेंटेशन नहीं होती। तो किसी भी फार्मूलेशन की जो विस्कोसिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो एजेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम सस्पेंडिंग एजेंट्स कहते हैं। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं। तो जिस किसी अगर हम इनको पानी में यूज़ करेंगे तो पानी में हल होने के बाद भी ये विस्कस सॉल्यूशन सस्पेंशन या जेल्स बनाते हैं। इनमें गम्स और पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन्स शामिल हैं। अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो हम जो हाइड्रोकोलाइड्स हैं या सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं इनको तीन ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं: नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। अगर हम इनके एग्जांपल्स कोड करें तो नेचुरल में एकेशिया, ट्रैगाकैंथ, एगर, जेलाटिन, कैसीन, सिलिका, कोलाइडल एलुमिना, बेंटोनाइट एंड वीगम, दीज आर द नेचुरल सरफेस एक्टिव एजेंट्स। इसके अलावा हम सेमी सिंथेटिक
सरफेस एक्टिव एजेंट्स में मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल सेलुलोज आर द सेमी सस्पेंडिंग एजेंट। इसके अलावा सिंथेटिक में ओनली अ फ्यू आर यूज्ड, यानी कार्बोपोल्स एंड पॉलीऑक्स आर द सिंथेटिक suspending agents. Now we discuss about the next additive, that is stabilizer. Stabilizers ऐसे substances होते हैं जो किसी भी फार्मूलेशन को स्टेबलाइज करते हैं, यानी उसका को मुस्तहकम करते हैं, उसकी पायदारी कायम रखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम स्टेबलाइजर कहते हैं। स्टेबिलिटी, किसी भी फार्मूलेशन की स्टेबिलिटी से मुराद है कि उसकी फिजिकल, उसकी केमिकल जो स्टेट है वो बरकरार रहे, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू बरकरार रहे और उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो ना हो। तो ऐसी कंडीशंस को हम किसी भी फार्मूलेशन की स्टेबिलिटी कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी फार्मूलेशन की स्टेबिलिटी को बरकरार रखे, उनको हम स्टेबलाइजर कहेंगे। स्टेबलाइजर में हम जो डिफरेंट स्टेबलाइजर हम डिस्कस करेंगे, उनमें फर्स्ट नंबर पे एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी फार्मूलेशन में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं, यानी जो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो उस ऑक्सीजन के रिएक्ट होने को रोकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर एस्कॉर्बिक एसिड है, सोडियम अस्कॉर्बेट है, सोडियम बाइसल्फाइड है और टोकोफिरोल। दीज आर यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट इन द फॉर्मुलेशन। इसके अलावा हम चिलेटिंग एजेंट का भी इस्तेमाल करते हैं कि वो मेटल्स जो टॉक्सिक होती हैं तो ये उन मेटल के साथ कम्प्लेक्स बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल कम्प्लेक्स होता है, और उन टॉक्सिक मेटल्स को हम रिमूव करते हैं। तो ऐसे एजेंट्स को हम चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर एडिटेट डाइसोडियम इज यूज्ड एज चिलेटिंग एजेंट इन द फार्मूलेशन, ताकि जो टॉक्सिक मेटल्स होती हैं फार्मूलेशंस के अंदर उनको रिमूव किया जा सके। तो नेक्स्ट इज बफरिंग एजेंट। किसी भी फार्मूलेशन में पीएच को बरकरार रखने के लिए बफरिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बफरिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पीएच में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत करते हैं। जब एसिड या अल्कली फार्मूलेशन में ऐड हो तो ये पीएच को तब्दील नहीं होने देते। मिसाल के तौर पर सोडियम सिट्रेट है, सोडियम एसीटेट है, पोटाशियम फास्फेट आर यूज्ड एज बफरिंग एजेंट। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेबलाइजर है दैट इज एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, यानी ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी फार्मूलेशन में इसलिए डाले जाते हैं ताकि उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो। माइक्रोब चाहे बैक्टीरिया हूँ, फंगस हूँ, मोल्ड्स हूँ, तो ये उस फार्मूलेशन के अंदर ग्रोथ नहीं करते। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो these are used to inhibit the growth of the microorganisms in the preparations, चाहे वो इमल्शंस हों, सस्पेंशंस हों या कोई भी फार्मूलेशन, खासतौर पर लिक्विड प्रिपरेशन या सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस में इनको यूज़ किया जाता है ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोका जा सके। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ द फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी फार्मूलेशंस की जो फ्लेवर है उसको बेहतर, उसको खुशबूदार, उसको अच्छा बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या उसकी खुशबू को बेहतर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या उसका जो मास्क है उसका जो टेस्ट है उसको मास्क करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो बिटर टेस्ट है या ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट है उसको मास्क किया जा सके। तो इनको यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट्स को, ताकि एक अच्छा फ्लेवर उनमें जो है वो क्रिएट किया जा सके। मिसाल के तौर पर चेरी है, बनाना है, पाइनएप्पल है, पिपरमेंट है, लेमन है, ऑरेंज रोज़ है, वेनिला है, मेंथोल। दीज आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। इसके अलावा फार्मूलेशन में हम स्वीटनिंग एजेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें मिठास को जो है ना वो क्रिएट किया जा सके, मिठास को पैदा किया जा सके।
ताकि उसको वो एक्सेप्टेबल हो और उसको लेना आसान हो। तो स्वीटनिंग एजेंट यूज टू इम्पार्ट द स्वीटनेस टू द प्रिपरेशन एंड मास्क द ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट ऑफ द ड्रग। मिसाल के तौर पर सुक्रोज जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सुक्रोज जिसको उर्फ हम चीनी कहते हैं, ये एज ए स्वीटनिंग एजेंट इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा लैक्टोज है, मैनिटोल है, हनी, ग्लाइसरीन, सॉर्बिटोल, एस्पार्टेट, दीज आर आल्सो यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट। द नेक्स्ट इज कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी फार्मूलेशन में कलर को इंपोर्ट करते हैं, यानी कलर देते हैं। मिसाल के तौर पर कैरामेल है, फेरिक ऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, FD&C कलर्स, दीज आर यूज्ड एज कलरिंग एजेंट इन द फार्मूलेशन। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट एडिटिव्स जो हम डोज़िफार्म में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह किसी भी जो डोज़िफार्म में है उसमें हम दो तरह के इंग्रेडिएंट्स हम डिस्कस किए। एक वो इंग्रेडिएंट्स जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव होते हैं, जिनको हम API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, और इसके अलावा दूसरे जो है मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े उनको हम एडिटिव्स कहते हैं या उनको एक्सिपिएंट्स कहा जाता है। तो उनमें हमने डिफरेंट जो एडिटिव्स हैं वो डिस्कस किए। इनमें पहले नंबर पे हमने व्हीकल का डिस्कस किया था, इसके अलावा हम डाइल्यूएंट्स का डिस्कस किया था, बाइंडर्स का डिस्कस किया था, और आज हमने डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स, सर्फेक्टेंट्स और सस्पेंडिंग एजेंट्स, इसके अलावा स्टेबलाइज़र को आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने फ्लेवरिंग एजेंट्स और स्वीटनिंग एजेंट्स के साथ साथ कलरिंग एजेंट्स को भी बतौर जो एडिटिव इस्तेमाल किए जाते हैं आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।